गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक शेखर जोशी के द्वारा लिखे लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। यह कहानी एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन की है, जो अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां वह अपने अफसर बनने के सपने को चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जब काम की तलाश में वह अपने बचपन के मित्र धनराम लोहार के ऑफर पर उसके साथ लोहार का काम करने बैठता है, तो उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने जीवन भर पुरोहिती की। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते उन्होंने घर संसार चलाया था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अब वृद्धावस्था में उनका जर्जर शरीर उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। इसलिए सुबह सुबह जैसे मोहन से सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निःश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक न भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। तब उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। मोहन को देखकर वह खुश हो गया। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठ गया और उसकी कारीगरी को परखी निगाहों से देखने लगा। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छरी का डर लगा ही रहता था। दोनों हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्ध होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग्य किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरौतियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता गंगाराम लोहार ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्यालय में विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, परंतु उसके पिता गंगाराम लोहार उसे दंड देने के लिए बेंत का चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम अपने पिता की लोहार की दुकान पर बैठने लगा था और उसने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया।
शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था, क्योंकि नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता था और बहाव बहुत तेज हो जाता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया, जिसमें मोहन बह गया। फिर वह नदी किनारे खुद को सही सलामत पाता है और किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसने कहा, घर में जहां 4 लोग हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ सकेगा। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कामों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वे लोगों को अपना सपना टूटने की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मोहन की सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और जल्दी ही वह विभागीय परीक्षाएं देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उन्हें यही कहा। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेंत से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी और उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए कहा, बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी।